हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज है सॉल्यूशन का लेक्चर थर्ड, और लेक्चर थर्ड में हम करेंगे मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा आपका प्यार मिला वीडियो को। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को जो भी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, और जो भी लाइव ऐप पर देख रहा है वो ऐप को शेयर करे, क्योंकि अभी ना फर्स्ट 1000 डाउनलोड्स तक सारे के सारे पैकेज, सारे के सारे कोर्सेज सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जो भी स्टार्टिंग में 1000 डाउनलोड्स में एनरोल्ड हो जाएगा वो सारे के सारे कोर्सेज लाइफ टाइम फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऑफर है, सभी के सभी बच्चे इसको शेयर करें एक दूसरे के साथ। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। सो वी आर एट टॉपिक नंबर 5, दैट इज मोलैलिटी। What is molality? Molality is defined as the number of moles of solute present in 1 kilogram mass of the solvent. Remember, in molarity, number of moles of solute present in 1 liter volume of the solution. But in molarity, number of moles of solute present in 1 kilogram mass of solvent. So, molality is defined as the number of moles of solute present in 1 kilogram mass of the solvent। तो ये डेफिनेशन है मोलैलिटी का। अब इसे समझते हैं क्या है इस डेफिनेशन का मतलब। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक बीकर है, और इस बीकर में मैंने पूरा का पूरा केवल इसके अंदर लिया हुआ है वाटर, और वो वाटर है 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम में जो भी मैं सोल्यूट इसके अंदर डालूंगा, सपोज करो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 ग्राम NaCl। ठीक, तो 1 ग्राम NaCl डालने के बाद ये जो मास है ये किसका है? सॉल्वेंट का ओनली। और ये क्या है? सोल्यूट। तो सोल्यूट के निकालेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जितने मतलब 1 किलोग्राम वाटर में प्रेजेंट होंगे इसे बोलते हैं मोलैलिटी। सो मोलैलिटी। और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है बेटा? मोलैरिटी में क्या है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन है पूरा का पूरा 1 लीटर, और 1 लीटर में जितने डिजोल्व हैं ऑलरेडी सोल्यूट के मोल्स उसे बोलते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में 1 लीटर वॉल्यूम में डिजोल्व होते हैं ऑलरेडी सोल्यूट के मोल्स, लेकिन मोलैलिटी में 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में वहाँ पर सॉल्यूशन है 1 लीटर सॉल्यूशन, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट है 1 किलोग्राम। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ solvent, and it is in kg. So unit is moles per kg, or mole kg inverse, or you can write simply small m. So molality small m and molarity capital M. तो अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर molarity. 1 + 1 = 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
तो मोलैरिटी का क्या एडवांटेज है मोलैरिटी के ऊपर? तो सपोज करो मैंने किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट करी, तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एंड मोलैरिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बट मोलैरिटी में यहां क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहां क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स पर। अब नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होंगे टेम्परेचर के साथ या प्रेशर के साथ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये भी चेंज नहीं होंगे, बट वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस volume also increases, but here number of moles present in 1 kilogram mass of solvent, so mass remains the constant, mass is conserved, so molarity changed on change in temperature। तो मोलैरिटी टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? मोलैरिटी डिपेंड करेगी वॉल्यूम पर, ठीक है। मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम and volume is directly proportional to the temperature, so as the temperature increases molarity decreases। तो अगर टेम्परेचर आपने सॉल्यूशन का बढ़ा दिया, ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलैरिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मोलैरिटी डिक्रीजेस। तो ये फैक्टर है टेम्परेचर, जिससे कि मोलैरिटी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मोलैरिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। अब मोलैरिटी, सो मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स एंड मास, बोथ आर कांस्टेंट, सो मोलैरिटी डजंट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो एक तो ये फैक्टर, ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलैरिटी 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट dissolved in 500 ग्राम water, calculate मोलैरिटी। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो आंसर व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute upon mass of solvent, mass of solvent। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स किससे फाइंड करेंगे? सोल्यूट का।
गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इज 106 ग्राम एंड मोलर मास इज 106 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1, नंबर ऑफ मोल्स इज 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1, मास ऑफ सोलवेंट 500 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 1/2 किलोग्राम। सो 1/2 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा आपका 2 मोल पर किलोग्राम और 2 m। यह मोलैलिटी। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर 6, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? सो मोल फ्रैक्शन नाम से पता चल रहा है फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। तो मेरे पास लेट सपोज करो एक ही सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स है सोलवेंट के N1 और नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी component is defined as the ratio of moles of that component to the total moles of सॉल्यूशन। तो सपोज करो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे इसमें N1 प्लस N2, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट N2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ये काय बोल देते हैं इसे काय। एक्स से थोड़ा सा बड़ा सा रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, लेकिन मैं सिंपली इसको एक्स लिखूंगा, एक्स भी लिख सकते हो आप। इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन N1 प्लस N2। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। Again, mole fraction of solute. Mole fraction of solute is defined as the ratio of moles of solute to the moles of solution, moles of solute to the moles of solution. So mole fraction of solute is equal to moles of solute N2 upon moles of solution N1 plus N2. This is the mole fraction of solute. तो इसकी एक कंडीशन होती है कि x1 प्लस x2 मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का सम हमेशा होता है 1 के इक्वल, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन हम निकालते हैं ये 1 में से निकालते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर 1 टोटल मोल्स में से कितने मोल्स सॉल्वेंट के और कितने मोल्स सोल्यूट के हैं। तो 1 पार्ट में से निकालते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। एक हिंट ये है, ये ट्रिक याद रखना, अगर आप x1 फाइंड कर लेते हो ऑलरेडी तो x2 आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हो, 1 माइनस x1। तो x2 इक्वल्स टू 1 माइनस x1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करो। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं एक। 3.2 ग्राम मीथेनॉल was dissolved in 2
was dissolved in 90 gram water, calculate mole fraction of methanol एंड वाटर, मीथेनॉल और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके मोल्स निकाल लो। सो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। सो गिवन मास ऑफ वाटर इज 90, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो ये हो जाएगा 5 मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ methanol 3.2 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ मीथेनॉल 32। तो ये आ जाएगा बेटा 0.1। ठीक है, तो अब मुझे निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ मीथेनॉल। सो मोल्स ऑफ वाटर is 5, moles of methanol plus water 5 plus 0.1 is equals to 5 upon 5.1। तो ये आ जाएगा बेटा 50 upon 51। मीन्स टोटल सॉल्यूशन के 51 पार्ट्स हैं, 51 मोल्स हैं, उनमें 50 मोल्स किसके हैं, वाटर के। अगर तुम्हें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल, तो मोल्स ऑफ मीथेनॉल means moles of CH3OH upon moles of water plus moles of methanol is equals to 0.1 upon 5 plus 0.1। तो 0.1 upon 5.1 और ये आ जाएगा 1 upon 51। मीन्स टोटल 51 मोल्स में से 1 मोल्स है मीथेनॉल के। ठीक है बेटा, करो नोट करो इस क्वेश्चन को, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यूनिट नंबर 7। नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है बेटा, सेम जैसे मैंने अभी नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में डिफाइंड किया था मास ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास भी एक यूनिट है जिसमें हम मास ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज number of gram equivalent dissolved in per liter volume of the solution, per liter volume of the solution। So it is represented by capital N। Normality is equals to number of gram equivalent upon volume of solution in लीटर। अब जैसे मैंने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आपको सिखाए थे, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इक्विवेलेंट वेट होता है गिवन मास अपॉन या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम
इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इसकी यूनिट होती है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको जस्ट सिंपली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको मोलर मास तो कैलकुलेट करना इजीली आता ही है बेटा, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे हम इजीली, और मोलर मास से हम निकाल लेंगे इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलिए करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ये देखो आप, ठीक है, तो सब्सटेंस के नेचर के बेसिस पर इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई एसिड है, एसिड के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिसिटी। मेरे पास कोई बेस है, इसके लिए यूज़ करते हैं नंबर ऑफ एसिडिटी। और कोई सॉल्ट है, तो सॉल्ट में नंबर ऑफ कैटायन और एनायन का जो चार्ज है उससे। तो एसिड है अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस, सपोज करो HCl है, तो HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इसका मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो HCl का मोलर मास कितना आ जाएगा? 36.5। बेसिसिटी क्या आ जाएगी? बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ H प्लस आयन इज 1, सो 36.5। सो दिस इज बेसिसिटी, मीन्स number of H plus ion combined with one number of H plus ion, that is one hydrogen ion combined with one hydroxylic ion. So equivalent weight is also 36.5. तो 36.5 इक्विवेलेंट वेट होता है HCl का। अब मैं आपसे कहने लगूँ इक्विवेलेंट वेट बताओ H2SO4 का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो मोलर मास इसका होता है 98। H प्लस आयन कितने प्रोड्यूस होंगे? सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव होता है, 2 कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट? 49। तो ये है इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट किया हमने एसिड का। अब करेंगे ऐसे हम बेस का NaOH का। तो NaOH का अगर इक्विवेलेंट वेट मैं फाइंड आउट करूंगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो मोलर मास अपॉन बेस क्या जाएगी? एसिडिटी, मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिलिक आयंस प्रोड्यूस्ड दैट कंबाइंड विद नंबर ऑफ H प्लस आयंस, दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा 40/1, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा NaOH का 40। ठीक है, सपोज करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है मुझे इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट, तो मोलर मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना हो जाएगा? 16, 17, 34, 40, 74 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिलिक आयंस 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 37। सॉल्ट का कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट वेट? तो इक्विवेलेंट वेट अगर किसी सॉल्ट का निकालना है तो पहले सॉल्ट का मोलर मास निकाल लो, जैसे कि Na2CO3 का। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा? इसका मोलर मास हो जाएगा 106, 23 × 2 + 12 + 3 × 16। अब नंबर ऑफ H प्लस आयन नहीं है, OH माइनस आयन नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो नंबर ऑफ Na प्लस 2 सोडियम आयन प्रोड्यूस होंगे और एक कार्बोनेट आयन। तो मतलब टोटल कैटायन ये टोटल एनायन, इन दोनों में से किसी के नंबर से डिवाइड कर दो। तो 2 सोडियम आयन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 53। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको NaCl का। तो NaCl का मोलर मास होता है 58.5। Na प्लस आयन कितने प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में? 1, 58.5। तो ये है तरीका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन 1 नॉर्मेलिटी पर। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट was dissolved in
250 ml solution. Calculate normality. Calculate normality. तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास 5.3, मोलर मास की जगह पे यहाँ पर जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास Na2CO3 का भी मैंने कैलकुलेट किया था 53 आ जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml, लीटर में कन्वर्ट कर दो बाई डिवाइडिंग 1000। तो कितना आ जाएगा? 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 1053 और मल्टीप्लाइड बाय 250। तो ऊपर आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 10, ये कैंसिल, तो 0.4 n। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। हो गया बेटा नोट? चलिए, वेरी गुड, एक्सलेंट। वी एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर जब वो मेहनत करता है बच्चों के साथ, तो बच्चे भी उसको रेस्पेक्ट देते हैं, इज्जत करते हैं। जैसे कि पिछली आपने फर्स्ट वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, अनबिलीवेबल था वो। जो भी देख रहा था वो यही कह रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू सभी को। बाकी मैं पूरी मेहनत करूँगा आपके साथ। इस टाइम देखो क्या टाइम हो रहा है, 2:40 AM। एक्चुअली में पहले स्कूल होता है, फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूसली 9 PM 10 PM तक क्लासेस होती हैं। उसके बाद टाइम मिलता है तो जब जाके मैं ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर आता हूँ। तो मैं और कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा, बहुत अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा आपने पहली वीडियो दूसरी वीडियो को प्यार दिया, अपना सपोर्ट दिया, ऐसे ही कॉन्टीन्यूसली अपना प्यार बनाए रखो। चलिए बेटा, क्वेश्चन तो हो गया इसका। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पीपीएम। तो पीपीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन में पार्ट्स, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज, अब चाहे वो वॉल्यूम में हो, बाय मास हो, किसी भी फॉर्म में। सो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the पावर, और मास ऑफ सोल्यूट किस में होना चाहिए? ग्राम में। 10 to the पावर 6 ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कितना है? 10 to the पावर 6 ग्राम। पहले मैंने 100 में से निकाला था, उसे बोलते हैं परसेंटेज। अब 10 to the पावर 6 में से निकालूंगा, इसे बोलेंगे हम पार्ट्स पर मिलियन। सो पीपीएम इज डिफाइंड एज mass of solute present in mass of solution और solution का कितना मास? 10 raised to the power 6 ग्राम। ये हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको यूज कब करते हैं, कहाँ यूज करते हैं इस यूनिट को? बेटा इस यूनिट को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तो सॉल्वेंट हो क्वांटिटी में और सोल्यूट बहुत कम हो उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो दिस यूनिट इज यूज्ड व्हेन सोल्यूट इज वेरी स्मॉल। तो जैसे एयर में किसी भी पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो वो पीपीएम में करते हैं कि बहुत
अब एटमॉस्फेयर है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट तो एयर है, एयर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, पोल्यूटेंट्स है, वो कम है क्वांटिटी में, तो इसको हम मेजर करते हैं हम ppm में। तो लेट्स सपोज एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, $25 milligram of a solute present in 2 kilogram solution. Calculate the concentration of solution in ppm। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ppm में निकालो बेटा। तो ppm में आप कैलकुलेट करोगे जब इसकी कंसंट्रेशन। सो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना है 25 मिलीग्राम, या तो दोनों को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो या दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो मैं ग्राम में कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर 25 मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻³ ये आ गया ग्राम, ठीक है। अब 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 किलोग्राम का ग्राम इंटू 10⁻⁶, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा आपका 12.5 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁶, ये कैंसिल, 12.5 ppm, ये इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। मतलब ये मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है 2 किलोग्राम का, और इसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो है 25 मिलीग्राम। तो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा कम है। जब सॉल्यूट बहुत ज़्यादा कम है तो हम उसको ppm में मेज़र करेंगे। अब देख लो यहाँ पर आ रहा है 12.5 ppm, मतलब अब अगर इसके सॉल्यूशन को हम 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख में से फाइंड आउट करेंगे तो मिलीग्राम कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, और ये भी ग्राम में कन्वर्ट होने के बाद जो पार्ट्स पर मिलियन आएंगे, मतलब अगर 1 मिलियन पार्ट्स ले लूँ तो वो ग्राम में भी आ जाएंगे 12.5, मिलीग्राम में भी 12.5, और किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे जब भी 12.5, तो ppm में कंसंट्रेशन हो जाएगी इसकी 12.5, ठीक है। तो अब एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं सारी यूनिट्स का 1 by 1, ठीक, सब यूनिट्स का 1 by 1 रिवीजन ले लेते हैं एक बार, ठीक है बेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों कर लेते हैं स्टार्ट। तो मैं करा रहा था आपको, सबसे पहले मैंने कराया आपको परसेंटेज बाय मास या मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होते हैं? मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट का निकाला हुआ इसने मास परसेंटेज, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, यूनिट होती है परसेंटेज। तो ये है परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट भी इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर मास परसेंटेज आपको निकालना सोलवेंट का, तो यहाँ आ जाएगा मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट। या एक तरीका हो रहा है 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, सोल्यूट सपोज करो 10% है तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 90% आ जाएगा सोलवेंट का मास। दूसरा है परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास ये मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर इस टाइम ये क्या है 100 ml सॉल्यूशन। अब इस 100 ml सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है? सपोज करो इसके अंदर सोल्यूट है 5 ml, ठीक है। तो 100 ml में 5 ml सोल्यूट है तो 5% हो जाएगा सोल्यूट का परसेंटेज और 95% आ जाएगा सोलवेंट का परसेंटेज। कंसंट्रेशन वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर इसमें वेट होता है और नीचे वॉल्यूम होता है, दिख भी रहा होगा, इसे मैं आप बताऊंगा आगे। तो ऊपर होता है वेट ग्राम में और नीचे होता है वॉल्यूम मिलीलीटर में मल्टीप्लाइड बाय 100। स्ट्रेंथ, सो स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में इसकी यूनिट होती है
और स्ट्रेंथ का और मोलैरिटी का एक रिलेशन होता है ये कि स्ट्रेंथ को अगर आपको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी से तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको तो पता ही है बहुत अच्छे से मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होती है ना। तो अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालनी हो तो मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मास ऑफ सोल्यूट ये है ग्राम में अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो ये तो हो जाएगी स्ट्रेंथ। और ये जो मोलर मास है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो स्ट्रेंथ ये हो जाएगी S इजिकल टू M, ये है मोलर मास और इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, मोलैरिटी से। तो ये रिलेशन आ जाएगा पहले वाला, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया इसको लीटर में कन्वर्ट। तो मोलैरिटी क्या होती है, सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के अगर 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं मोलैरिटी। उसके बाद आ जाते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। सो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो नॉर्मेलिटी इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यह मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन के मोल से अगर डिवाइड कर दूं, हाँ मोल्स से अगर मैं डिवाइड कर दूं मोल्स ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट को, तो निकल के आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज से मैं मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दूं तो ऐसा बोलते हैं मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज को यूज नहीं करते, मोल फ्रैक्शन। पार्ट्स पर मिलियन ppm, ये p है यहाँ पे छुपा हुआ है। ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁶, क्योंकि 1 मिलियन सॉल्यूशन का मास है ये सोल्यूट। तो ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हुआ है बेटा, टॉपिक 1 कंप्लीटेड। एंड कल मैं स्टार्ट करूंगा टॉपिक 2, एंड टॉपिक 2 का नेम है सोल्यूबिलिटी। ठीक है बेटा, तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में, जो भी पॉसिबल हो आपसे वो आप करें। आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। और बस थैंक यू सो मच। और प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अभी सब चीज़ बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल है। और जिनको रिक्वायरमेंट है, जो नीडी पर्सन्स हैं, जो परचेज़ नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली वीक है, उनको मेरे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।